अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवर टॉपिक इज़ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जिसको हम डीवीटी भी कहते हैं। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेट व्हाट इज़ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड प्लान ऑफ केयर। से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक दुआ मैं शेयर करना चाहूँगी। दुनिया और आखिरत के लिए बहुत अच्छी दुआ है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमें दे दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई भी, और बचा हमें दोज़ख के अज़ाब से। इस दुआ के बारे में बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। वो इस दुआ को बेसिस रख के कहते हैं कि दुनिया एंड आखिरत इज़ 50-50। बट अगर हम इस दुआ को भी देखें तो यहाँ 1/1 का रेशो नहीं है, यहाँ 2/1 का रेशो है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, दुनिया का हसना यानी 1, एंड वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। आखिरत की बातें इसमें 2 हैं, आखिरत का हसना और आखिरत की अज़ाब। तो ये 2 चीज़ें आ गई आखिरत की, और एक चीज़ आ गई दुनिया की। दुनिया और आखिरत का रेशो इज़ 2/1। 2 इज़ दुनिया एंड 1 इज़ आखिरा। हर मैटर में हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो हमारी आखिरत होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज़म। होता क्या है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के, क्योंकि वेंस जो हैं वो काफ में, थाई में एंड पेल्विक रीजन में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डीवीटी हो, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है उसकी रिस्ट्रिक्शन हो रही होती है। जब लोअर लिम्ब में ब्लड सही तरह से सर्कुलेट ना करे और वहाँ पे ब्लड की स्टेसिस शुरू हो जाए, ब्लड जो है वो रुकना शुरू हो जाए और वहाँ पे जो है क्लॉट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे जो है वो थ्रोम्बस बन जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो वहाँ काफ में, थाई में एंड पेल्विक रीजन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डीवीटी वहाँ पे बने, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो, और इसी सिचुएशन को हम डीवीटी कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, के थ्रोम्बस का बनना डीप वेन्स में। और जब ये ब्लड क्लॉट हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि ये जो है वो ट्रैवल करे और उस प्लेस से डिसलॉज हो जाए। तो जब ये डिसलॉज हो जाएगा तो हम इसको एम्बुलेंस कहेंगे, यानी मूविंग थ्रोम्बस इज़ नोन एज एम्बुलेंस। और अगर ये एम्बुलेंस जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाए तो देन हम इसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। इस तरीके से जो है वो आर्टरीज़ में जो है वो थिकनिंग होना शुरू होती है, क्लॉट होना शुरू होता है ब्लड, और अगर ये डिसलॉज हो जाए तो वो एम्बुलेंस बन जाता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की, तो ये होता है ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन, यानी पेशेंट जब जो है वो बेड रेस्ट पे आ गए किसी ऑपरेशन या किसी फ्रैक्चर के बाद, तो क्योंकि उसके जो लोअर लिम्ब है उसकी सर्कुलेशन कम हो गई, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, किसी का सेडेटरी लाइफ स्टाइल है कि उसमें ज़्यादा उसका वर्क नहीं है, तब हो सकता है। एक्सटेंडेड एपिसोड ऑफ सिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं एक ही पोजीशन में। ट्रॉमा टू वीनस वेसल्स, लिम्ब पैरालिसिस हो गई है, यानी कि जो ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा, पैरालाइज हो गई बॉडी। एक्टिव मैलिग्नेंसी विद इन पास्ट 6 months, हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एडवांस्ड एज, ज़्यादा एज हो जाती है तो ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स होती है वो फिर सही तरह ब्लड को जो है वो कैरी नहीं कर पाती, और ब्लड फ्लो की रिस्ट्रिक्शन की वजह से और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स की ऑक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी में होता है कि जो आर्टरीज़ हैं उनकी थिकनिंग शुरू हो जाए, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की ऑक्यूमुलेशन हो जाए और प्लैक बन जाए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एंड यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड प्रेगनेंसी में ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डीवीटी, अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें और किस तरह हम डीवीटी को रिड्यूस कर सकते हैं, सो फर्स्ट इज़ प्रोफाइलेक्टिक यूज़ ऑफ एंटी कोगुलेंट, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में कोगुलेशन हो रही है, वो गाढ़ा हो गया है कि उसमें जो है वो क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉट बन रहा है, तो हम जो है वो उसको एंटी कोगुलेंट थेरेपी देंगे। एलिवेट द लेग्स को जो है वो एलिवेट करा देंगे। नो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग, एक ही डायरेक्शन में एक ही पोजीशन में जो है वो उसको सिटिंग से मना करेंगे। इनिशिएटिंग एम्बुलेशन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, जितना जल्दी हो सके फर्स्ट ऑपरेटिव डे में या सेकेंड ऑपरेटिव डे में आफ्टर सर्जरी जो है उसको
उसकी जो है एम्बुलेशन कराई जाए, मूवमेंट कराई जाए। एक्टिव पंपिंग एक्सरसाइजेस, जो मस्कुलरेचर जहाँ पे नहीं हुई कोई सर्जरी, जो फ्री है वहाँ पे जो है वो एक्टिव एक्सरसाइजेस कराएं, जैसे एंकल पंप्स वगैरह। यूज़ ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो हमारे पास सॉक्स आते हैं वाइट कलर के, जो कि पेशेंट्स को पहनाए जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो, कंप्रेशन ना हो और डीवीटी ना बने। यूज़ ऑफ अ सिक्वेंशियल न्यूमेटिक कंप्रेशन यूनिट फॉर पेशेंट्स ऑन बेड रेस्ट। ये यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है, जैसे विंगल योर टूज को ऐसे ऊपर नीचे जो है वो फिंगर्स को मूव करते रहें ताकि एक्टिव सर्कुलेशन होती रहे। सिट टू स्टैंड, एक जगह ज़्यादा देर तक बैठे नहीं। स्क्वीज योर बटक्स, लेफ्ट लेग लिफ्ट हैं ताकि एलिवेट रहे लेग, और जो है वो पैडल योर फीट को जो है इस तरह से मूव करते रहें। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे यहाँ पास आता है पेन। रिलीफ पेन ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पीरियड में हमें पेन को रिड्यूस करना है। बेड रेस्ट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि जो है वो ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है, तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि हम जो है वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करें, यानी उसको ड्रग्स दें ताकि उसका ब्लड जो है वो थिक ना हो। एलिवेट ऑफ अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी, उसको लिम्ब को जो है वो एलिवेट कर दें और मेंटेन करें स्लाइट नी फ्लेक्शन। बिगिन मोबिलिटी व्हेन थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ एंटीकोएगुलेंट, यानी कि उस जो कोगुलेंट हम दे रहे थे, उसको एंटीकोएगुलेंट दे रहे थे, उसके साथ साथ अब हम जो है वो मोबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग एम्बुलेशन, मूवमेंट उसकी शुरू करेंगे एंड फंक्शनल एक्टिविटी उसको कराएंगे विद ग्रेडेड कंप्रेशन स्टॉकिंग के साथ, कंप्रेशन यूनिट के साथ। एज एक्यूट सिम्टम्स सबसाइड, रीगेन फंक्शनल मोबिलिटी, जब थोड़े सिम्टम पेन स्वेलिंग वगैरह जो है वो सबसाइड कर जाएगी तो फिर हम उसको जो है फंक्शनल मोबिलिटी कंटिन्यू रखेंगे, उसकी एम्बुलेशन कराएंगे विद प्रेशर ग्रेडियंट सपोर्ट स्टॉकिंग। प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ एक्यूट डिसऑर्डर, दोबारा से वो चीज़ ना हो, एक्यूट फेज में ना चली जाए, तो हम जो है उसको प्रिवेंट करेंगे। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल, उन पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो जो है वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले, और जो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट, उसको वो प्रॉपर ले, और ताकि जो है वो डीवीटी को प्रिवेंट कर सकें। ये जो सारी प्लान ऑफ केयर वगैरह थी, ये थी डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार डीवीटी हो जाएगा उसके बाद हम फिर उसको कोई मोशन नहीं करा सकते और कोई मूवमेंट नहीं करा सकते, फिर मूवमेंट या मोशन या एक्सरसाइज जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है।